रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की बेसिक्स। और अकाउंटिंग की बेसिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग की, यानी अकाउंटिंग के वर्ड की। तो अकाउंटिंग के वर्ड को हम दो हिस्सों में अगर डिवाइड कर दें तो ए सी को हम अलग कर देते हैं और तो हमारे पास बच जाता है सिर्फ काउंटिंग। तो काउंटिंग तो हम शुरू से करते हुए आए, यहाँ हमने पढ़नी है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग और सिर्फ काउंटिंग में क्या फर्क है? देखिए, काउंटिंग तो सिर्फ हम गिनने को कहते हैं। जो बैंक के अंदर कैश भी गिना जा रहा है तो वो भी काउंटिंग है। आप घर में पैसे गिन रहे हैं वो भी काउंटिंग है। जमा तफरीक करना, ये सब काउंटिंग का पार्ट है। तो फिर ये अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग को उर्दू में कहते हैं मुहासबी। एक चीज हम पढ़ चुके हैं हिसाब, और एक चीज आपके पास है मुहासबी। मुहासबी जिस तरह से हम खबरों में अक्सर सुनते हैं एहतिसाब का वर्ड, ठीक है, एहतिसाब करना यानी अकाउंटेबिलिटी होना। यानी एक शख्स के पास अगर पैसे आए हैं तो हमें उसका सोर्स पता होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो वो जो सोर्स हम मालूम कर रहे हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही क्या कहलाती है आपके पास? अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो इससे आगे फिर हम बढ़ते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। बड़ी एक सादा सी डेफिनेशन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है डेफिनेशन को समझना। सबसे पहले आपके पास है अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन which involves analyzing, classifying, summarizing and interpreting the business transactions। a systematic recording का मतलब है कि एक खास सिस्टम के तहत हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग किसकी की जाती है? ट्रांजैक्शंस की। अब आगे इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम ट्रांजैक्शंस को समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? बिजनेस में होने वाले जो भी लेन देन जिनको पैसों की सूरत में यानी इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड किया जा सके, उन्हें हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी ऑल दोज इवेंट्स which are recorded which can be recorded in terms of money are called business transactions। तो हम डेफिनेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, यानी सबसे पहले हम जो भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं और फिर आखिर में उसकी इंटरप्रेटिंग करते हैं। और ये सारा काम किसके लिए करते हैं? द बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। और एक और हमारे पास बड़ी सादा सी डेफिनेशन है इसकी। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग लैंग्वेज है किसकी? बिजनेस की। अब अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि देखिए, हम यहाँ पर एक वर्ड पढ़ेंगे कैपिटल का, आगे जाके हम एक वर्ड पढ़ेंगे कैपिटल का। उस कैपिटल के वर्ड का मतलब है सरमाया लगाना। यानी किसी भी बिजनेसमैन का अपनी जेब से पैसे लगाने को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब ये टर्म आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए ये टर्म आपको कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग पढ़ने से पहले कैपिटल के दो ही मतलब समझे जाते थे। एक जो कैपिटल टेरिटरी होती है जैसे इस्लामाबाद, और दूसरा जो हम कैपिटल वर्ड या कैपिटल लेटर्स की हम बात करते हैं, वो एक कैपिटल हमारे जहन में होता है। तो दो ही बातें हमें पता थी, कैपिटल लेटर और एक कैपिटल टेरिटरी यानी किसी भी कंट्री का कैपिटल। लेकिन अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट यानी सरमाया लगाना। इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग ने बिजनेस के लिए मुख्तस करी। अब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। बेसिक एलिमेंट्स या फिर पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसे पिलर्स हैं जिनको पढ़कर या जिनके ऊपर अकाउंटिंग टिकी हुई है। अब हमें एक बात मालूम है कि किसी भी घर की छत को टिकने के लिए कितने पिलर्स की जरूरत होती है? ऑब्वियसली 4 पिलर्स की जरूरत होती है।
अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 5 पिलर्स होते हैं, जिनमें से पहला पिलर हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स आर रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस having monetary or economic value possessed by individual or entity which are acquired in business for future benefits। अब सबसे पहले तो हम एसेट्स को आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। एसेट्स को उर्दू में हम कहते हैं असासे जात। असासे जात का मतलब क्या होता है, यानी जिस चीज को आप बिजनेस के अंदर फायदे के लिए या बेनिफिट के लिए इस्तेमाल के लिए लेकर आते हैं, जो आपके वसाइल होते हैं या जो आपके रिसोर्सेज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे घर में आपके पास फ्रिज मौजूद है, कैबिनेट्स मौजूद है, एसी मौजूद है, फैन मौजूद है, फर्नीचर मौजूद है, ये सब आप घर के अंदर बेनिफिट के लिए लेकर आते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए लेकर आते हैं। इसी तरह से बिजनेस में वो सारा सामान जिसको आप फ्यूचर बेनिफिट के लिए लेकर आते हैं, वो सब आपके पास के कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। तो हम दोबारा से डेफिनेशन एक दफा लिखते हैं। एसेट्स आर रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, यानी एसेट्स जो हैं वो किसी भी कारोबार के वसाइल हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी उनकी कुछ पैसों की सूरत में कदर होती है, जो एक इंडिविजुअल या फिर कोई एंटिटी अपने पास रखता है। विच आर एक्वायर्ड इन बिजनेस फॉर फ्यूचर बेनिफिट, वो बिजनेस में क्यों लेकर आए जाते हैं, ताकि आप उनसे फ्यूचर के बेनिफिट्स हासिल कर सकें। अब अगर किसी भी जगह पर एसेट्स बहुत अच्छे महंगे लगे हुए होंगे तो यकीनन वहां पर लोग भी बहुत ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी शॉप के अंदर बहुत अच्छा सा एसी लगा हुआ है, डेकोरेशन बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, शोकेस बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, तो वहां पर लोगों को पता है, लोगों के जहन में होता है कि वहां पर हमें पैसे ज्यादा देने हैं, यानी एसेट्स आपको कमा कर दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर आगा खान हॉस्पिटल की या किसी भी ऐसे बड़े हॉस्पिटल की, जहां पर आपको लगता है कि वहां पर हम जाएंगे तो डॉक्टर की फीस वहां पर ज्यादा होगी। तो वो ज्यादा फीस आपके जहन में क्यों होती है, क्योंकि वहां की मेंटेनेंस कुछ इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि आपके जहन में होता है इसके पैसे तो ज्यादा होंगे ही, और वहां पर आप जहन बना के जाते हैं यहाँ पर डॉक्टर की फीस 3-4 हज़ार रुपए होगी। लेकिन अगर आप एक अपनी लोकेलिटी में कोई छोटा सा हॉस्पिटल देखते हैं, वहां पर छोटी सी बिल्डिंग मौजूद है, कोई खास मेंटेनेंस नहीं है, एसी नहीं लगा हुआ है, और दूसरे वहां पर फर्नीचर या इक्विपमेंट कुछ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपके जहन में होता है यहाँ पर डॉक्टर की फीस 500-600 रुपए ही होगी। तो आप बेसिकली पैसे किस चीज के दे रहे होते हैं, आप उन एसेट्स के आपसे पैसे मांगे जाते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा आपको एनवायरनमेंट दिया गया है, तो आपके जहन में होते हैं कि भाई यहाँ पर एनवायरनमेंट भी तो बहुत अच्छा है। वो एनवायरनमेंट में होता क्या है, वो सारे एसेट्स होते हैं जिनके आपसे वो पैसे चार्ज करते हैं। तो अब हम आते हैं एसेट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के अंदर हमारे पास पहला है करंट एसेट्स, और दूसरा हमारे पास है नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो तमाम एसेट्स जो एक साल के अंदर या तो इस्तेमाल हो जाते हैं या फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सादा अल्फाज में हम ये सिंपली कह सकते हैं कि वो तमाम एसेट्स जो 12 महीनों के दौरान खत्म हो जाते हैं या फिर इस्तेमाल होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं करंट एसेट्स। इनमें सबसे पहला करंट एसेट आपके पास है कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड का मतलब है वो कैश जो आपके बिजनेस की ड्रॉअर के अंदर पड़ा हुआ है, वो आपके पास कहलाता है कैश ऑन हैंड। तो बेसिक आपके पास एसेट है जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड आपके पास है कैश एट बैंक। वो कैश जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद है वो आपके पास कहलाता है कैश एट बैंक। बेसिकली ये दोनों कैश हैं, लेकिन क्योंकि दोनों की जगह अलग अलग है, तो ये आपके पास सिर्फ कैश लिखा जाता है और इसको सिर्फ क्या लिखा जाता है, बैंक लिखा जाता है। ठीक है, ये दोनों आपके पास करंट एसेट्स हैं और दोनों कैश हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, मर्चेंडाइज और गुड्स। मर्चेंडाइज वो तमाम चीजें जिनको आप बिजनेस के अंदर दोबारा बेचने की नीयत से लेकर आते हैं, या वो सारा सामान जिसका आप कारोबार करते हैं, वो आपके पास है कहलाते हैं मर्चेंडाइज या फिर गुड्स कहलाते हैं। इन्हीं को बेच के आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट से बिल, अब हम दोबारा से मर्चेंडाइज की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मर्चेंडाइज
बेच रहे हैं और किस पर बेच रहे हैं, कैश के ऊपर बेच रहे हैं, तो आपके पास यकीनन बेचने के बाद क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। लेकिन अगर आप मर्चेंडाइज को कैश पर नहीं बेच रहे बल्कि आप उधार पर बेच रहे हैं, तो आप कैश की जगह अपने पास क्या रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी आपने उधार के पैसे रिसीव करने हैं। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है, आपने उधार की रकम वसूल करनी है। तो जब तक आप वसूल नहीं कर लेते तब तक आप अपने पास क्या लिखेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल यानी उधार के पैसे जो आपने रिसीव करने हैं, आमतौर पर इनको रिसीव करने का जो टाइम होता है वो 30 डेज के अंदर होता है, यानी 30 डेज के अंदर आप उधार के पैसे रिसीव कर लें। बिल्कुल हम जैसे अपनी आम जिंदगी के अंदर परचून का सामान लेते हैं या दूध खरीद रहे होते हैं मंथली, जिसका हम हिसाब किताब कर रहे होते हैं नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में, तो हम उसका जो नॉर्मल जो हमारा हिसाब होता है वो 30 डेज का होता है। नेक्स्ट वन इज नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल यानी जब हम उधार के पैसे वादे के मुताबिक हमें रिसीव करने हो तो हम अकाउंट रिसीवेबल की जगह क्या लिखते हैं, नोट्स रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कस्टमर आता है जो कहता है कि मैं 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट नहीं कर सकता, मुझे कुछ मजीद वक्त दिया जाए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कुछ अरसे के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो आप कहते हैं ठीक है, आप एक प्रॉमिस साइन कर दें, यानी एक वादानामा साइन कर दें जिसके तहत मैं आपसे पैसे फ्यूचर में रिसीव कर लूंगा। तो बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल की जगह पर ही क्या लिख दिया जाता है, नोट रिसीवेबल लिख दिया जाता है। यानी अब जो क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल 30 डेज के अंदर ड्यू हो जाता है, तो यहाँ पर आप 2 महीने या 3 महीने का इजाफी वक्त दे सकते हैं, क्योंकि आपसे आपके बायर ने या कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है कि वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि आपको वो कुछ अरसे के बाद पेमेंट कर देगा। तो जब आपको वादे के मुताबिक पैसे रिसीव करने होते हैं तो क्या लिखते हैं आप, नोट्स रिसीवेबल। और जो डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए जरूरी जो मैं बीच में बता रहा हूँ आपको, जैसे नोट सिविल के आगे मैंने बताया कि प्रॉमिसरी नोट साइन किया जाता है, तो आप इसके आगे प्रॉमिसरी नोट मेंशन करें। मर्चेंडाइज मैंने बताया कि मर्चेंडाइज क्या होता है, मर्चेंडाइज वो सामान होता है जिसका कारोबार किया जाता है। ये आप अपने पास इसको नोटबुक के अंदर आप इसको नोट करें लाजमी तौर पर। तो फिर हर वो सामान जिसको आप बेचते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई फर्नीचर बेच रहा है तो फर्नीचर उसका मर्चेंडाइज है, अगर कोई इक्विपमेंट बेच रहा है तो इक्विपमेंट उसका मर्चेंडाइज है, अगर कोई कार बेच रहा है तो कार भी उसका क्या है, मर्चेंडाइज है, जिसका कारोबार किया जा रहा है वो मर्चेंडाइज है। तो इस तरह की जो जो मैं बीच में बातें बता रहा हूँ इनको आपको नोट करना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड। प्रीपेड हम कहते हैं जब भी हम किसी चीज को एडवांस में पे करें उसको हम कहते हैं प्रीपेड। यानी प्रीपेड को अगर हम सादा लफ्जों में ये कहें कि पेमेंट इन एडवांस, ये अपने पास आप लिख लीजिए, पेमेंट इन एडवांस। यानी जब भी हम किसी चीज की एडवांस में पेमेंट करेंगे तो उसको हम क्या टर्म यूज करेंगे, उसके लिए हम प्रीपेड की टर्म यूज करेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर आप 6 महीने का रेंट एडवांस में दे देते हैं तो आप उसको लिखेंगे प्रीपेड रेंट। क्या लिखेंगे आप उसको, प्रीपेड रेंट। यानी ऐसा कोई खर्चा जिसकी अदायगी आपने एडवांस में कर रखी है उसको हम कहेंगे प्रीपेड। तो प्रीपेड हमारा एसेट है। अब उसूलन तो हमारी पेमेंट हो चुकी है लेकिन ये अभी हमारा खर्चा नहीं है, क्योंकि अभी ये खर्च होना बाकी है, अभी इसको इस्तेमाल करना बाकी है, पैसे अभी आपने एडवांस में दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप अपने मोबाइल में बैलेंस लोड करवाते हैं तो बैलेंस आपके मोबाइल में यूजेबल है, अभी आपने पैसे दिए हैं लेकिन उसके बदले में आपके पास अकाउंट के अंदर बैलेंस आ गया। तो जब तक वो बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर मौजूद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक के लिए वो आपके लिए क्या है, एसेट है। नेक्स्ट वन इज सप्लाईज। सप्लाईज कारोबार में मौजूद वो छोटी छोटी चीजें जिनको अलग अलग लिखना दुश्वार हो जाता है, तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं सप्लाईज। अब ये सारी चीजें होती बड़ी जरूरी हैं लेकिन क्योंकि ये बहुत, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है तो इनको अलग अलग लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इनको हम कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज बेसिकली हम कहते हैं ऑफिस स्टेशनरी को। ऑफिस स्टेशनरी लाइक पेंसिल, रबर, कार्बन पेपर, जैम क्लिप, वाइट पेपर या फोटो स्टेट के जो पेपर्स होते हैं, ये तमाम आपके पास किसमें काउंट होते हैं, ऑफिस सप्लाईज में काउंट होते हैं या ऑफिस स्टेशनरी में काउंट होते हैं। अब इन सबको अलग अलग लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक जनरल टर्म दे दी, ऑफिस सप्लाईज।
इसी के साथ एक और टर्म दे दी आपको, सेल्स सप्लाईज। सेल्स सप्लाईज आपके पास क्या होते हैं कि बेचने के दौरान जो आपको फॉर एग्जांपल रबर बैंड की जरूरत पड़ रही है, शॉपिंग बैग की जरूरत पड़ रही है, या फिर आपकी अगर गिफ्ट शॉप है तो उसमें आप गिफ्ट पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो आपके पास एक कैश मेमो मौजूद होता है जिसके ऊपर आप बिलिंग करते हैं, ये सारी चीजें किसमें काउंट होती हैं? सेल्स सप्लाईज में। यानी वो तमाम चीजें जो सेल्स के लिए मुआविन साबित होती हैं या सेल्स के लिए जरूरी होती हैं, वो छोटी छोटी चीजें, उन सबको हम किसमें काउंट करते हैं? सेल्स में काउंट करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रीपेड और सप्लाईज हैं, ये दोनों एक ही नेचर रखते हैं। यानी शुरू में ये एसेट होते हैं और फिर बाद में जब ये खत्म हो जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आप आगे नोट कर लीजिएगा। ये फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब तक ये यूजेबल है तब तक एसेट है। जब ये आपके पास काबिल इस्तेमाल नहीं रहते, जब ये खत्म हो जाते हैं, तो आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्सपेंस में। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर मेरे पास ऑफिस सप्लाईज में बोर्ड मार्कर मौजूद है, तो बोर्ड मार्कर जब तक काबिल इस्तेमाल है वो मेरा एसेट है, लेकिन जब वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, जब उसकी इंक खत्म हो जाएगी या उसकी टिप खराब हो जाएगी, मुझे उसको फेंकना पड़ेगा या मैं उसको हटा दूंगा अपने पास से, तब वो मार्कर जो है एसिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास रजिस्टर मौजूद है, तो जब तक आपके पास रजिस्टर लिखने के लिए या लिखने लायक मौजूद है तब तक वो आपका एसेट है। जब वो खत्म हो जाएगा तो आप उसको किस में काउंट करेंगे? एक्सपेंस में काउंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं नॉन करंट या फिर फिक्स एसेट्स पे। नॉन करंट और फिक्स एसेट्स वो तमाम एसेट्स जो बिजनेस में लंबे अरसे के लिए यानी 12 महीने से ज्यादा अरसे के लिए लाए जाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं नॉन करंट या फिर फिक्स एसेट्स। इनमें हम यहाँ पर दो कैटेगरीज में इसको डिस्कस करेंगे। एक है आपके पास टेंजिबल फिक्स एसेट्स, यानी वो एसेट्स जो नजर आते हैं या जिनको हम छू सकते हैं, यानी जिनकी फिजिकली एक्सिस्टेंस हो, जो अपना हजम यानी वॉल्यूम और वजन रखते हो, वो आपके पास से कहलाते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो जो एसेट्स हमें नजर आते हैं जिनको हम 12 महीने से ज्यादा के लिए लेकर आते हैं, उनमें हमारे पास है लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कहते हैं हम तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को। आपका मोबाइल फोन भी इक्विपमेंट में काउंट होता है, कंप्यूटर भी इक्विपमेंट में काउंट होता है, फोटोस्टेट मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, ये तमाम किस में काउंट होते हैं? इक्विपमेंट में काउंट होते हैं। तो हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट की जाती है वो किस में काउंट होती है? इक्विपमेंट में काउंट होती है। तो ये भी आपका एसेट है, फिक्स एसेट है। जाहिर सी बात है, अब इसको लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट को आप 6-8 महीने के लिए लेकर नहीं आते, बल्कि आप मोर देन 1 ईयर के लिए लाते हैं। 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इनकी कोई भी एक लाइफ होती है, उतने के लिए लेकर आते हैं। सिवाय लैंड के, लैंड की कोई लाइफ नहीं होती। बाकी इसके अलावा, क्योंकि लैंड नेचुरल है, हमें नहीं पता कितने अरसे तक जमीन रहेगी और कितने अरसे से ये मौजूद है, तो एक्चुअल लाइफ इसकी हमें नहीं पता, ना हम इसका अंदाजा लगाते हैं कि कितने अरसे तक चलेगी। लेकिन लैंड के अलावा बाकी के जितने भी एसेट्स हैं, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आगे दोबारा मैं डिस्कस करूंगा, जो मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ। लैंड के अलावा बाकी के जितने भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फर्नीचर में कुर्सियां और जो टेबल्स वगैरह सब आ गई हैं आपके पास, फिक्सचर्स, फैन आपके पास लगा हुआ है छत पे, या वो तमाम चीजें जो दीवारों में फिक्स हुई हुई हैं वो फिक्सचर्स कहलाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, कोई फैक्ट्री या मशीनरी जो लगी हुई है, व्हीकल्स यानी गाड़ियां। तो बिल्डिंग से लेके व्हीकल्स तक जितनी भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, ये सब मैन मेड है, इंसान के बनाए हुए हैं। तो इनकी एक लाइफ होती है 5 साल, 10 साल, 20 साल, इतने। इसकी कोई लाइफ नहीं होती क्योंकि ये नेचुरल है, इंसान का बनाया हुआ नहीं। अब हम आगे मूव करते हैं। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल फिक्स एसेट्स के बाद है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स यानी जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, या जो हमें दिखाई नहीं देते, या जिनको हम छू नहीं सकते, वो आपके पास ये कहलाते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट। इंटेंजिबल फिक्स एसेट में सबसे पहले आपके पास है गुडविल।
गुडविल हम कहते हैं रेपुटेशन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक बिजनेस है जो आप 20 साल से चला रहे हैं, तो चलता हुआ बिजनेस अपने नाम के साथ, आप यकीनन अपने नाम के पैसों के साथ उसको बेचेंगे, तो आपके नाम के जो पैसे आपको मिल रहे होंगे ज्यादा, वो चीज कहलाती है गुडविल। तो गुडविल भी किसी भी बिजनेस का एक एसेट होता है जिसको वो कैश करवा सकता है जब वो अपना बिजनेस सेल आउट करे। नेक्स्ट वन इज पेटेंट्स। पेटेंट्स हम कहते हैं किसी भी चीज को बेचने के राइट्स या किसी भी चीज को बनाने के राइट्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज इजाद करते हैं या इन्वेंट करते हैं, तो आपको बनाने के राइट्स खरीदने पड़ते हैं, यानी इस चीज को आपके अलावा और कोई प्रोड्यूस या फिर सेल नहीं कर सकता। ये पेटेंट्स आप गवर्नमेंट से परचेज करते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपके पास की इलेक्ट्रिक है। किया इलेक्ट्रिक ने गवर्नमेंट से पेटेंट्स परचेज किए हुए, राइट्स खरीदे हुए हैं कि हमारे अलावा कोई और इलेक्ट्रिसिटी को सेल आउट नहीं करेगा। ये पेटेंट्स गवर्नमेंट से परचेज किए हुए हैं, तो ये कई सालों के पेटेंट्स खरीदे जाते हैं। तो ये भी शुरू में एसेट होते हैं और बाद में ये भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये होते इंटेंजिबल हैं, हमें ये राइट्स नजर नहीं आते क्योंकि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होते, सिर्फ ये एक पेपर के ऊपर इस तरह से, यानी डॉक्यूमेंटेड एसेट आपके पास होता है ये। नेक्स्ट वन इज कॉपीराइट्स। बिल्कुल पेटेंट्स की तरह कॉपीराइट्स भी ऐसा ही है। कॉपीराइट्स हम कहते हैं किसी भी चीज को कॉपी करने के राइट्स को। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक प्रिंट होती है तो उस बुक के ऊपर आप लिखा हुआ देखते हैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड, जुमला हुकूक बहक महफूज है, यानी इसको कॉपी करने के राइट्स इस पब्लिशर के पास मौजूद हैं, क्योंकि उस पब्लिशर ने उस बुक को प्रिंट करने के राइट उस बुक के ऑथर से परचेज किए हुए। ठीक है, इसको आप दोबारा सुन सकते हैं। जो मैंने कहा कि कॉपीराइट्स क्या होते हैं, किसी भी बुक को प्रिंट करने के राइट्स एक पब्लिशर ने खरीदे होते हैं, किससे, ऑथर से, कि इसको मैं ही छापूंगा, इसके अलावा और कोई प्रिंट नहीं करेगा। तो ये एसेट खरीदे जाते हैं। ये भी एसेट शुरू में होते हैं, बाद में ये भी खत्म हो जाते हैं जब आपका वो प्रिंटिंग का टाइम खत्म हो जाता है। लास्ट वन इज ट्रेडमार्क। आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे एक छोटा सा सर्किल बना देखते हैं और उसके अंदर आप देखते हैं लिखा हुआ TM। TM स्टैंड्स फॉर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब है आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक उसका खास लोगो देखते हैं जो उसका ट्रेडमार्क होता है। ये ट्रेडमार्क भी खरीदा जाता है कि हमारे अलावा इस जैसा लोगो या ट्रेडमार्क कोई और कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स जो आप परचेज करते हैं, ये फिजिकली आप देख तो सकते हैं इसको, लेकिन आप फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक डिस्क के अंदर मौजूद होते हैं या USB इस तरह से सॉफ्टवेयर में, यानी एक मेमोरी के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इसको भी आप इंटेंजिबल फिक्स एसेट में शामिल कर सकते हैं।